वालेकुम सलाम। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लिनिकल क्लास है हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट केस एक लॉन्ग केस। ठीक है। तो शॉर्ट केस का जो तरीका नहीं जानती हूँ, मैं बोल नहीं तरीका सॉरी। होगा, क्या होगा हम देखते हैं। एक वीडियो आपको दिखाई जाएगी। इस वीडियो में इस उधर से वीडियो में आपको देखना है। मेरा पेपर है यार। पता नहीं। ये वीडियो अभी प्ले की जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं ही और शी मिस। ठीक है। ईएसआरडी का एक पेशेंट है जो कि मेंटेनेंस डायलिसिस पे है, और जो है मेंटेनेंस डायलिसिस पे है। अब ये एग्जामाइन करेगा पोस्टीरियर चेस्ट को। जी सबको म्यूट कर देते हैं। जी सब म्यूट हो गए। ओके। तो पोस्टीरियर चेस्ट को एग्जामाइन किया जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि ही और शी जो है वो कौन कौन सी मिस्टेक करती है या करता है। फिर हम जो है वो इस केस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सॉरी, वीडियो प्ले। सॉरी, वीडियो प्ले नहीं हो रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। इट वाज वर्किंग फाइन बिफोर दिस। हो सकता है कि नेट का इशू। अब ये देखिएगा। बाकी बाद में कर लेंगे। ओके। नजर आ रही है स्क्रीन में? सो पोस्टीरियर चेस्ट का एग्जामिनेशन है विथ रेवलेंट। अब जो है इन्होंने क्या क्या कर रहे हैं आप स्टेप देखिएगा कि इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या मिस किया है।
इसकी decreased है on the left infrascapulary. Sorry. On the no. जी आप इतने पोर्शन back of the chest examination. अच्छा सर, रेलेवेंट दिखा रहे हैं या दिखा देते हैं आपको. सो आपने कुछ देखा, कुछ समझा? जी। तो इन्होंने कमांड जो थी वो थी पोस्टीरियर चेस्ट एग्जामिनेशन एंड रेवलेंट. तो जब भी हमारे पास शॉर्ट केस आएगा पोस्टीरियर चेस्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन विद रेवलेंट का, तो इन्होंने जैसे एग्जामाइन किया तो पिल्यूलर इफ्यूजन की फाइंडिंग तो सब कोई पकड़ लेता है. उसके अलावा जो है ना, हमें काज ऑफ पिल्यूलर इफ्यूजन को पता करना लाजमी है, वरना हम फेल हो जाएंगे शॉर्ट केस में. अब इसने काज को मालूम करने के लिए कौन कौन सी चीजें देखी थी? इन्होंने फिस्टुला एग्जामिन किया था क्योंकि एंड स्टेज रीनल डिजीज का पेशेंट था, तो ठीक है, ये फिस्टुला देखा कार्डियक पेशेंट था, फिस्टुला इसने देख लिया, फिस्टुला कोलैप्स हो रहा था आर्म एलिवेशन टेस्ट पे, मतलब कि फिस्टुला में कोई मसला नहीं था. और क्या देखा इसने? क्योंकि हमें काज मालूम करना है लाजमी. और लिम्फ नोड्स और देखे थे टू रूल आउट लिम्फ एनी नोड इन्होंने क्रॉनिक. देखे. लिम्फ नोड से मतलब इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का पता चलता है, टीबी का पता चल जाएगा. चलें, और क्या देखा था इसने? हार्ट फेलियर के लिए देखा था, जेवीपी रेस थी या नहीं थी वो देखी थी उन्होंने. बीपी देखे थे इसने. पेरिफेरल एडिमा को देखा? नहीं ये कह रहा सैक्रल हूँ, भी नहीं देखा एब्डोमेन और एब्डोमेन एब्डोमेन बाकी था, असाइटिस नहीं देखी और एडिमा नहीं देखा. चलें, सेक्रल एडिमा, अगर पेरिफेरल एडिमा मिलेगा तो आप फर्दर मूव ऑन करेंगे, वरना नहीं करेंगे. इसने पेरिफेरल एडिमा नहीं देखा. और इसने क्या नहीं देखा? एब्डोमेन सर एग्जामिन नहीं किया. लिवर नहीं पैल्पेट किया, लिवर पल्पेट नहीं किया. लिवर चलें उसको हार्ट की ऑस्कल्टेशन नहीं की.
हार्ट की अस्कल्टेशन इन्होंने अपेक्स बीट तो की थी, हार्ट की अस्कल्टेशन चलो नहीं की, और क्या नहीं किया? सर पैल्पेशन में चेस्ट एक्सपेंशन नहीं चेक की, वोकल रेजोनेंस नहीं चेक की। चेस्ट एक्सपेंशन तो अभी नहीं करते हैं, चेस्ट मूवमेंट्स ही करते हैं, एक्सपेंशन को ना रूल आउट कर दिया इन्होंने नहीं करते? कार्ड। अच्छा, नहीं वोकल जी। रेजोनेंस नहीं की सर? ने टेम्परेचर चेक किया? नहीं, टेम्परेचर नहीं चेक किया तो टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट था ना। सर। जब भी रेस्पिरेटरी रेट, तो जब भी हमारे पास प्लूरल डिफ्यूजन का मरीज होगा तो हमें Right. काफ प्लूरल डिफ्यूजन लाजमी पता करना लाजमी है। जी किसी ने कुछ कहा? सर रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट चलो वो उन्होंने थोड़ा सा देख लिया होगा, इस वीडियो में नजर नहीं आया। और अपेक्स बीट तो इसने वोकल देखी फ्रेमेटस थी। नहीं हुआ चेक? जी वोकल फ्रेमेटस और चेस्ट एक्सपेंशन मयरिंग हाँ, टेप से। वोकल फर्मेटस वो अभी वही नहीं कह चेक रहे की हैं। जाती, वोकल रेजोनेंस की जाती है। उन्होंने स्टेट रखा था, आवाज आपको नहीं आ रही होगी, माफ कीजिएगा, अच्छा परसेप्शन की ठीक। आ रही होगी, बाकी आपको नहीं आ रही होगी। और इन्होंने सर जो वोकल चेस्ट एक्सपेंशन मयरिंग टेप से करते हैं वो कह रहे नहीं करनी है। वोकल वोकल जो है ना वो रेजोनेंस करते हैं, और वोकल फर्मेटस अभी नहीं करते हैं, जैसे ठीक। जैसे चेस्ट चेस्ट एक्सपेंशन नहीं करते हैं आजकल ना। ओके। अब आप में से कौन जो है वो पेशेंट वो जो है वो कैंडिडेट बनेगा? सो वी हैव ए क्वेश्चन, सारे लिखे पड़े हैं पीपीटी में, जवाब भी उसके लिखे हुए हैं। देखते हैं कि आप में से कौन बताता है। अगर इस मरीज को राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है, राइट साइडेड लोअर साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है एंगल ऑफ स्कैपुला के नीचे, ठीक है, तो क्या क्या फाइंडिंग मिलेंगी? कोई भी एक बंदा जो है ना वो कैंडिडेट बन जाए, या बंदी जो है। इंस्पेक्शन में चलो क्या मिलेगा, चलें कोई नहीं बन रहा तो कह रहे हम जनरली बात कर लेते हैं। अगर राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है उसको डिक्रीज मूवमेंट मिलेगी उस साइड की, बल्जिंग मिल सकती है, चेस्ट की बल्जिंग भी मिल सकती है, बल्जिंग मिल सकती है, और नीडल इसको प्रीवियस इसको कोई बल्जिंग नीडल में, मार्क मिल सकता है। ठीक है, निडल मार्क्स मिल सकते हैं और बल्जिंग मिल सकती है, ठीक है, और डिक्रीज मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। पल्पेशन पे क्या मिलेगा? डल मिलेगी, परकशन नोट डल मिलेगा, पल्पेशन स्टोनी डिक्रीज डल। एक्सपेंशन पे चेस्ट क्या मिलेगा? एक्सपेंशन कम हो जाएगी। वो तो परकशन है ना, पल्पेशन पे क्या मिलेगा? पल्पेशन पे टेंडरनेस भी मिल सकती है वहाँ पे, चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाएगी, चेस्ट मूवमेंट चेस्ट कम हो जाएगी। मूवमेंट्स, चेस्ट मूवमेंट मूवमेंट कम कम होगी, की। ठीक है, ठीक है, चेस्ट मूवमेंट्स कम होंगी। टेंडरनेस तो उन्होंने चेक कर ली थी, नॉन टेंडर था ना, तो पल्पेशन पे ओनली हमें डिक्रीज जो है वो चेस्ट मूवमेंट्स मिलेंगी। परकशन पे वोकल रेजोनेंस। क्रेपिटस भी मिल सकता है सर? अब देखें, पहले हमने इंस्पेक्शन की बात की, फिर हमने पल्पेशन की बात की, अब हम आते हैं परकशन की बात पे। फिर हम इस सिनेरियो को पूरे को कंपाइल करेंगे। परकशन पे क्या मिलेगा? डल अगर राइट मिलेगी, साइड परकशन नोट डल डल, मिलेगा, डल कौन स्टोनी सा? डल, वुडी डल, स्टोनी डल, स्टोनी स्टोनी डल। डल, स्टोनी डल, ठीक है। और अगर अस्कल्टेशन पे हो तो अस्कल्टेशन पे क्या मिलेगा? ब्रेथ साउंड कैसे मिलेंगे? डिक्रीज ब्रेथ साउंड मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे, एब्सेंट। एब्सेंट अगर मिलेंगे ब्रेथ साउंड, और जो है वो डिक्रीज वोकल रेजोनेंस मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको ठीक है। कंपाइल कैसे करेंगे? पूरे कंपाइल तो पूरे को कंपाइल कैसे करेंगे? तो पूरे को आप कंपाइल सारी करेंगे। finding- Thank you for giving command. As per command, I examined the posterior chest of my patient. On inspection, there was a bulging on the right lower side. फिर आप पल्पेशन की फाइंडिंग बताएंगे। फिर आपको वर्ड यूज नहीं करना है पल्पेशन, आप बोलेंगे there was a bulging on right side of the lower chest, and there was a decreased chest movements on the right side of the lower chest. There was a stonical percussion note below the inferior angle of scapula, and there was a absent breath sound with a decreased VR. ये आप बता देंगे कि आपने सारी फाइंडिंग क्या बता दी, राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन की बता दी। ट्रेकिया आपको पता है सेंट्रली प्लेस ही होगा, क्योंकि माइल्ड सी इफ्यूजन है, लोअर ओनली राइट साइड पे ओनली लोअर जोन में है, ठीक है। तो आपको ट्रेकिया और अपेक्स बीट पे कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। अगर इस मरीज का जेवीपी रेज होता है तो इसमें क्या काजेज हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन के? इनएडिक्वेट डायलिसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और क्या हो सकता है हार्ट फेलियर के अलावा? इनएडिक्वेट डायलिसिस, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। नहीं, आप अपने मरीज को ध्यान में रखें ना, डायलिसिस का मरीज है। वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, इनएडिक्वेट डायलिसिस हो गया, और
अगर उसका पेरिकार्डियल फिस्टुला काफी अगर उसका फिस्टुला काफी अरसे से है, आपने फिस्टुला को जब एग्जामाइन किया है, फिस्टुला तो बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग में था, मगर फ्लो उसका ज्यादा था। हार्ट हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। हाई फेलियर की वजह से क्या होगा, हार्ट पे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा हार्ट पे, डायलेटेड राइट हार्ट फेलियर हार्ट हो होगा। जाएगा ना। डायलेटेड हार्ट मतलब कौन से MR TR आपके लीजन होते हैं ना डायलेटेड हार्ट में, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, तो उसकी वजह से भी आपको हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम मिल सकते हैं। ओके, अब व्हाट, तीसरा सवाल है व्हाट इज अ काज इन योर पेशेंट। आपके मरीज में काज क्या है? आपने देखा फिस्टुला बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपने देखा कि उसकी JVP भी रेज नहीं है, आपने देखा कि उसको पेरिफेरल एडिमा भी नहीं है, तो मतलब आपने कार्डिक काजेज, आपने जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड के काजेज, आपने जो है वो लिवर के काजेज एक्सक्लूड कर दिया है, बट स्प्लीनोमेगली भी नहीं है मरीज को। अब मरीज को कौन से काजेज हो TB, सकते हैं? infectious causes, फीवर भी नहीं है मरीज को, लिम्फ नोड भी इनलार्ज नहीं है मरीज के। डॉक्टर सुनील, डायलिसिस कब स्टार्ट हुई है इसकी? डायलिसिस 5 सालों से डायलिसिस पे है। कफ है उसको, बस कफ है मरीज को, फीवर भी नहीं है। तो आपको काजेज क्या ज़हन में आएंगे आपके मरीज में? इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसमें आपने TB तो बोल रहे हैं ना, हो सकता है वो इन्फेक्शन में हो, क्योंकि CKD के मरीज में मोस्टली फीवर भी नहीं होता है ना, आपको पता है। हाँ जी। ठीक है, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, आपको पता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो हो सकता है इसको ट्यूबरक्लोसिस हो, इसको इन्फेक्शंस हो। ठीक है, और क्या डिफरेंशियल्स में रखेंगे? सिर्फ सिंगल सॉलिटरी एक साइड पे, राइट साइड पे ओनली पीरियड डिफ्यूजन है, कोई लिम्फ नोड आपको। पैरानिमोनिक फ्यूजन हो सकती है। यस, पेरानिमोनिक हो गया, हमने इन्फेक्शन की बात कर ली, TB की बात कर ली, और आपका मरीज कम्प्रोमाइज है, यस मैलिग्नेंसी हो सकती है, CKD का मरीज था, हो सकता है क्रॉनिक GN का मरीज हो, पास हिस्ट्री हो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की। ठीक है, लिम्फ नोड जरूरी नहीं है आपको इनलार्ज मिले उस वक्त। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो सवाल है, तीसरा नंबर, हाउ यू इन्वेस्टिगेट। चेस्ट एक्सरे, सिंपल, सबसे पहले बेसलाइन से स्टार्ट करेंगे कि पेशेंट CBC कराएंगे। ना बेसलाइन का कहा तो आप बेसलाइन मतलब से मार के गई आपकी 5 मार्क गई। डिटेल्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कर। यस, तो आई विल कंफर्म माय डायग्नोसिस। आप कैसे कंफर्म करेंगे? विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड। चेस्ट एक्सरे तो आप पीरियड डिफ्यूजन को तो कंफर्म करें, एक तो आपने फाइंडिंग बताई ठीक है है। आपके finding के मुताबिक, उसके बाद आप कंफर्म करें। जो एक्सरे होता है वो कितने 100 ml जब फ्लूइड होगा तो ये पीरियड डिफ्यूजन बताएगा। अल्ट्रासाउंड जो है 150 ml। ओके, क्लिनिकली आपको पता है 500 ml। ओके, तो आई विल कंफर्म माय डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एंड एक्सरे। ओके, नेक्स्ट सवाल, और क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड से आपने कंफर्म कर लिया, चेस्ट एक्सरे से एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी। एस्पिरेशन करेंगे उसकी। एस्पिरेशन एंड साइटोलॉजी। तो आप एनालिसिस कराएंगे फ्लूइड की ना, पीरियडल फ्लूइड को टैप करेंगे, उसमें क्या क्या करवाएंगे अकॉर्डिंग टू योर काज। ठीक है, अब काज ध्यान में रखें, आपने क्या बताया, इन्फेक्शंस बताएं, ट्यूबरक्लोसिस बताया है, मैलिग्नेंसी बताया, आपने मुझे इनएडिक्वेट डायलिसिस नहीं बताया, आपने मुझे हार्ट फेलियर नहीं बताया। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन आपको वही बतानी है, वही जबान से निकालनी है जो आपने डायग्नोसिस बताई हैं, डिफरेंशियल्स बताए हैं। अगर आपने कुछ और बोला तो फिर एग्जामिनर आपको उधर उधर ले जाएगा। सेल काउंट देखेंगे, प्रोटीन तो देखेंगे। पहले आपने फ्लूइड DR कराएंगे। फ्लूइड DR में हम क्या देखते हैं वो आगे आते हैं। फ्लूइड DR के अलावा और क्या कराएंगे? साइटोलॉजी आपने बता दी, साइटोलॉजी। AFB, चलो AFB आपने करा लिया, इसके अलावा कल्चर करवाएंगे ADA करवाएंगे। यस, कल्चर करवाएंगे, जी। ये कराएंगे, साइटोलॉजी कराएंगे, जीन एक्सपर्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, अब पीरियड फ्लूइड DR में क्या देखेंगे? सेल काउंट देख लेंगे सारे, ट्रांसयूरेटिव है या अपीयरेंस, पहले तो अपीयरेंस मैटर करती है ना। फॉर एग्जांपल उसको पेरानिमोनिक इफ्यूजन था, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, एम्पाइमा बन गया है, आपने जैसे ही टैप किया आपको क्या मिला? पस मिला। तो आप बोलेंगे तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड,
इफ्यूजन, पेरानमोनिक इफ्यूजन। तो पहले तो अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड मिल रहा है, येलो कलर का आपको फ्लूइड मिल रहा है, तो आप ट्यूबरक्यूलोसिस का सोच सकते हैं ना। तो एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव आपको डिफरेंशिएट क्या करेगा, आपको कलर भी डिफरेंशिएट कर सकता है। उसके बाद आपने सही कहा कि प्रोटीन देखेंगे, तो प्रोटीन क्या बताएगी हमें, ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है? एक्सुडेटिव तो या ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव कब बोलेंगे, कितनी प्रोटीन लेस देन 3.5। लेस देन हम्म। 3.5, एक्सुडेटिव तो में ज्यादा है। ट्रांसुडेटिव लेस देन 3.5 मतलब प्रोटीन कम है तो इट इज ट्रांसुडेटिव है, ट्रांसुडेटिव। ज्यादा है 3.5 से तो इट इज एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव है। ठीक है, ओके यस सर। ओके। तो व्हाट आर द काजेस ऑफ एक्सुडेटिव, व्हाट आर द काजेस ऑफ ट्रांसुडेटिव? ट्रांसुडेटिव में कार्डियक फेलियर यस, तो वगैरह, हमने सिरोसिस आ जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ सकता है, लिवर सिरोसिस है, रीनल फेलियर है, नेफ्रोटिक हाइपोलिसीमिया है। एक्सुडेटिव में आपने बता दिया, इन्फेक्शन है, मेलिग्नेंसी है, कलेक्टिव डिसऑर्डर है, हाइपोथायरायडिज्म है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। तो आपने पहले अपीयरेंस देखी, उसके बाद आपने प्रोटीन देखे, और क्या देखेंगे प्रोटीन के अलावा? LDH। सेल एलडीएच। आप देखेंगे। हाँ, के लिए LDH आपको भी अलग अलग बोलना पड़ेगा कि भाई एलडीएच भी करके भेजना। चलिए एलडीएच भी देख लिया, एलडीएच क्या शो करेगा? वो भी इन्फेक्शन अगर रेज्ड है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसमें वो देखते हैं ना सर, रेशो देखते हैं एक्सुडेटिव के लिए। लाइट लाइट क्राइटेरिया, लाइट वो तो लाइट्स क्राइटेरिया। क्राइटेरिया देखते हैं। तो लाइट यस, है। वो तो हम लाइट्स क्राइटेरिया बाद में आते हैं। पहले तो हमने क्या किया कि भाई हमने सेल्स की अपीयरेंस, फ्लूइड की अपीयरेंस देखी। अपीयरेंस से हमें पता चल गया कि इट इज जो है वो कौन सा कलर है, वो हमने सस्पेक्ट किया कि क्या हो सकता है। फिर हमने प्रोटीन ने हमें गाइड किया, प्रोटीन अगर 3.5 से ज्यादा था तो हमने कहा एक्सुडेटिव है, 2.5 से कम था तो हमने कहा कि ट्रांसुडेटिव है। 2.5 और 3.5 के दरमियान अगर प्रोटीन आ रही है तो हम लाइट्स क्राइटेरिया पे जाएंगे, वो हम आते हैं डिस्कस करते हैं। और क्या देखेंगे आप जो है वो फ्लूइड इसके की अलावा एनालिसिस? इसके साथ ग्लूकोज वगैरह भी देख सकते हैं इसमें। ग्लूकोज, पीएच, ये ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट होंगे किसके लिए? एम्पाइमा में। लिपिड्स भी। एम्पाइमा में हम डिस्कस करेंगे कि एम्पाइमा का हमें कैसे पता चलेगा पीएच और ग्लूकोज से। प्रोटीन तो वैसे ही बढ़ा हुआ होगा। और क्या देखेंगे? लिपिड्स देख सकते हैं इसमें। सेल और काउंट। सेल सेल काउंट, तो अगर काउंट। सेल सेल्स काउंट काउंट नॉर्मल कितने होते हैं फ्लूइड में? नॉर्मल 2000 तक, ठीक है। अगर उसमें तकरीबन ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मीन्स 10,000 से भी ज्यादा हैं, तो हम जो है वो बैक्टीरियल काजेज, नमूनिया वगैरह को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उसमें 4,000 से 10,000 तक रहते हैं। अगर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है तो हम ट्यूबरक्यूलोसिस को सस्पेक्ट करते हैं। न्यूट्रोफिलिक पॉलीमार्फ्स प्रीडोमिनेंट है तो हम बैक्टीरियल काजेज या जो है इन्फेक्शियस काजेज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एफ भी कल्चर भी आप करा सकते हैं, जीन एक्सपर्ट भी करा सकते हैं। एडीए लेवल भी किसी ने कहा था, वो भी आप कर सकते हैं। जी सर, तो एडी। एडीए लेवल कितनी होगी तो आप बोलेंगे कि इट कैन बी ट्यूबरक्यूलोसिस? मोर देन 35। हाँ, 35-40। पाकिस्तान में 35-40 जो उठाते हैं ना, ये वो उठाते हैं। सो काजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इन हीमोडायलिसिस पेशेंट। अब हीमोडायलिसिस का कोई पेशेंट है, उसमें काजेज क्या हो सकते हैं? सर वॉल्यूम ओवरलोड, इनएडिक्वेट डायलिसिस सबसे ओवरलोड, पहले। इनएडिक्वेट डायलिसिस हो सकता है। फिर इनएडिक्वेट अब सर इसमें हम लोगों ने ये जहन में रखना है कि हमारे पेशेंट में क्या था, मतलब अगर कार्डियक फाइंडिंग्स नेगेटिव थी तो फिर भी ये काजेस बता देंगे? नहीं, इसमें नहीं बताएंगे। इन्होंने सवाल अलग किया है, वो उन्होंने आपसे पूछ लिया कि काजेज जो है वो आपके मरीज में क्या है। अच्छा। ठीक है, हमारे मरीज में जो काज था वो इन्फेक्शन काजेज हो सकते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, पेरानमोनिक हो सकता है, क्योंकि हमें ठीक। वॉल्यूम लोड की कोई भी साइन सिम्टम नहीं मिले, फिस्टुला भी हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। ठीक। ठीक है, तो ये ठीक। जनरली सवाल है कि काजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन हीमोडायलिसिस पेशेंट। वो इनएडिक्वेट डायलिसिस हो गया, आपने बता दिया। इन्फेक्शंस काजेज हो सकते हैं और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर काज हो सकता है। अब लाइट्स क्राइटेरिया कब अप्लाई करेंगे? जब प्रोटीन्स जो है वो 3 से 2.5 से 3.5 के 3.5 के दरमियान में आ दरमियान। जाएंगी तो 2.5 और 3.5 के दरमियान हो तो लाइट्स क्राइटेरिया आप अप्लाई करेंगे। लाइट्स क्राइटेरिया में कौन सी 3 चीजें आती हैं? रेशियो सर ऑफ एलडीएच आ एलडीएच, जाती है, सीरम प्रोटीन्स की रेशियो। प्रोटीन और फ्लूरल फ्लूइड प्रोटीन। यस, तो 3 चीजें आ जाती हैं। आपने कहा कि प्यूरिड कोर्प प्रोटीन और सीरम प्रोटीन का रेशियो अगर 0.5 से ज्यादा है, अगर एलडीएच का रेशियो फ्लूइड का और जो है सीरम का एलडीएच का रेशियो 0.6 से ज्यादा है, या एलडीएच की वैल्यू 2/3 से ज्यादा है सीरम से,
तो Yes. इट शोज, क्या शो करता है ये? एग्जीक्यूटिव Executive है। इट शोज द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो एग्जीक्यूटिव को शो करता है। सो नेक्स्ट सवाल जो है, व्हाट इज सूडो एग्जीक्यूटिव? नहीं, तो ये बताएगा। सूडो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? जब लाइट्स क्राइटेरिया हमें एग्जीक्यूटिव की पिक्चर दे। यस, जी। पेशेंट टेकिंग डायूरेटिक, फॉर एग्जांपल डॉक्टर मुकेश ने कहा है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का मरीज है, डायूरेटिक ले रहा है, आपने उसका टेप किया, तो टेप में आपने लाइट्स क्राइटेरिया अप्लाई किया तो आपको तो एग्जीक्यूटिव मिला, मगर ये क्या है? सूडो एग्जीक्यूटिव है। ये एग्जीक्यूटिव है नहीं, सूडो एग्जीक्यूटिव है। ये 3 कंडीशंस में होता है, आपको याद होने चाहिए। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में होता है, ट्रमा में भी हो सकता है ना, दूसरा ट्रमा में भी हो और सकता है। तीसरा ट्रॉमेटिक प्लूरल टैप में होता है। अब इसको कंफर्म कैसे करते हैं सूडो एग्जीक्यूटिव को? किसी को पता है? से नहीं पता। यस, एनीवन? साग का ही है ना ये? सीरम इफ्यूजन एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। ठीक है, सवाल में तो दोबारा sorry। रिपीट करता हूँ कि सूडो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। 3 कंडीशन है हमारे पास जिसमें लाइट्स क्राइटेरिया हमें एग्जीक्यूटिव की पिक्चर देगा। ओके, मगर वो एग्जीक्यूटिव कंडीशंस होंगी नहीं। वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? एक तो कंडीशन है जब मरीज डायूरेटिक ले रहा हो, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का मरीज है, वो डायूरेटिक ले रहा है, आपको पिक्चर जो है वो लाइट्स क्राइटेरिया सूडो एग्जीक्यूटिव की देगा, एग्जीक्यूटिव की देगा, मगर मरीज तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जो है वो सीरम इफ्यूजन एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट करेंगे। ओके, ये कैसे सर करेंगे? वो सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट तो पोर्टल हाइपरटेंशन वाले में नहीं होता। जी सर वो तो स्पेसिफिक पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए नहीं होता, उसको देखने के लिए। वो साग होता है, साग। जी सीरम जी सर। एल्ब्यूमिन असाइटिक ग्रेडियंट, ये इफ्यूजन की बात है, हम इफ्यूजन पे, वो ठीक। असाइटिस की बात है। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में जब हम एब्डामन को डिस्कस करेंगे। तो ठीक। सीरम एल्ब्यूमिन को हम माइनस करेंगे पिरूरल एल्ब्यूमिन से। जैसे डॉक्टर मुकेश ने कहा, अगर 1.2 से कम है या 1.2 के बराबर है तो ये बताएगा कि एग्जीक्यूटिव है। ओके, अगर 1.2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? ट्रांसयूडेटिव। तो फॉर एग्जांपल एक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का मरीज है, वो डायूरेटिक ले रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने उसका पीरियड फ्लूइड डीआर किया, उसको इफ्यूजन आ रही थी, डीआर किया तो उसमें प्रोटीन आ रही थी 2.5। हमने लाइट्स क्राइटेरिया अप्लाई किया, लाइट्स क्राइटेरिया के बाद जो है हमें ये इफ्यूजन जो है वो एग्जीक्यूटिव मिली, मतलब 0.5 से उसका रेशियो ज्यादा था प्रोटीन का, 0.6 से एलडीएच का रेशियो ज्यादा था, तो हमने कहा ये इट इज एग्जीक्यूटिव। फिर हमने सीरम इफ्यूजन एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट निकाला तो वो उसका आ रहा था ग्रेटर देन 1.2। फिर हमने कहा ये तो ट्रांसयूडेटिव है, ये लाइट्स क्राइटेरिया जो है ना इन 3 कंडीशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसको कंफर्म करने के लिए हम सीरम इफ्यूजन एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट निकालते। एक दूसरा टर्म भी है सीरम पिल्यूरन प्रोटीन ग्रेडियंट, जहाँ पे एल्ब्यूमिन अवेलेबल नहीं है कुछ लैब्स में, तो हम प्रोटीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल प्रोटीन को। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो है, व्हेन यू विल से एम्पाइमा, एम्पाइमा कब बोलेंगे? अभी सर Yes, क्वेश्चन क्या है? बताएं। एम्पाइमा कब बोलेंगे? जब आपने पीरियड फ्लूइड डीआर किया है, उसमें प्रोटीन जो है वो 3.5 से ज्यादा है, ग्लूकोज 60 या 40, कुछ बुक 60 कहते हैं, कुछ बुक 40 जी कहते हैं, और पीएच जो है वो 7. एलडीएच मोर देन 1000 है आई थिंक, और पीएच होती है उसमें यस, एलडीएच भी है 1000 से ज्यादा है, पीएच 7.1 से 7.1। कम। यस, और ग्लूकोज 40 या 60 से कम, कुछ बुक्स 40 बोलते हैं, कुछ यस 7.1। डॉक्टर हनीफ साहब ने सही कहा है। व्हाट आर द 7 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ प्लूरल इफ्यूजन? ये एक लाहौर के हमारे टीचर हैं, इनका एक खास सवाल है, क्या नाम है उन टीचर का, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये व्हाट आर द 7 पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ प्लूरल इफ्यूजन? तो वही ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक वाली थी। वो एग्जाम्पल भी पूछते हैं, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर किस में होता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस में होता है, लिम्फेटिक ब्लॉकेज किस में होती है, एग्जाम्पल भी पूछते हैं। अगर वो शार्ट केस में लगते हैं ना, क्या नाम है, खालिद साहब, खालिद रांझा साहब, यस याद आ गया। ओके,
तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस में होता है? फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव कार्डिक सीसीएफ में, जी सीसीएफ में या सीसीएफ में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी पेरानमोनिक इफ्यूजन है जैसे, उसमें होता है। डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर आपने बताया क्रोनिक लिवर डिजीज में होता है, यस। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन काइलोथोरेक्स में होता है। इंक्रीज नेगेटिव इंट्रापिल्यूरल प्रेशर कोलैप्स ऑफ लंग में होता है। डायरेक्ट रप्चर ऑफ द सबपिल्यूरल ब्लैप्स जो है वो टीबी में होता है। और पेरिटोनियल लीक्स जो है वो बिल्कुल डॉक्टर मुकेश ने कहा पीडी पेरिटोनाइटिस में, पीडी के पेशेंट में होता है अगर लीक होता है तो। इफ पिल्यूरल इफ्यूजन ड्यू टू इनएडिक्वेट हीमोडायलिसिस हाउ यू मैनेज? आखिरी सवाल, ये सवाल मैंने सारे काजेस कवर किए हैं, ठीक है। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे पेशेंट रिलेटेड पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके मरीज में इनएडिक्वेट डायलिसिस है तो इनएडिक्वेट डायलिसिस को सारा डिस्कस किया जाएगा। अगर आपके मरीज में हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर की वजह से जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड पिल्यूरल इफ्यूजन मिल रही है तो उसको डिस्कस किया जाएगा। ये हमने सारी जो है ना 12 की जो है 12 सवाल जो किए हैं वो सारे तीनों काजेस को कंबाइन करके किए हैं। यस, डॉक्टर मुकेश ने कहा है कि आप साल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे, डायलिसिस को ऑप्टिमाइज करेंगे और डायूरेटिक देंगे। पेशेंट का यूरिन आउटपुट है, डॉक्टर मुकेश सही कह रहे हैं। और प्राइवेट एडजस्ट करेंगे पेशेंट का, यस। वेस्कुलर एक्सेस को रिवाइज कैसे करेंगे? सवाल ये है। सर वो क्या कहते हैं उसको, फ्लो रिड्यूसिंग सर्जरीज होती हैं। रीसर्कुलेशन चेक करेंगे। कौन से 2 तरीके होते हैं रीसर्कुलेशन चेक करने के? यस, डॉक्टर हनीफ ने भी सही कहा है, बिल्कुल। सर सलाइन डाइल्यूशन, यूरिया बेस्ड और नॉन यूरिया बेस्ड, यस, डॉक्टर मुकेश ने सही कहा है। और नॉन यूरिया बेस्ड कौन से हैं? थर्मल डाइल्यूशन वगैरह, सलाइन है, थर्मल डाइल्यूशन मेथड है, यस। और यूरिया बेस्ड जो है वो स्लो मेथड और स्टॉप मेथड है, मेरे ख्याल से 2 नीडल और 3 नीडल मेथड है। फिर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है स्लो और स्टॉप में। अब ये हमारा हुआ एक शॉर्ट केस। अब शॉर्ट केस में कोई सवाल आपको पूछना हो रिगार्डिंग पोस्टीरियर चेस्ट एग्जामिनेशन तो आप पूछ सकते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग केस। एक हमारे पास हिस्ट्री होगी, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है, कैसे आपको जवाब देने हैं। बेसिक हमारा काम ये है कि आपको डिफरेंशियल्स बनाना सिखाएं आप, फिर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या क्या पूछ सकते हैं। शॉर्ट केस में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पोस्टीरियर चेस्ट एग्जामिनेशन। बेस्ट पोजीशन ऑफ एक्सरे आपसे पूछ सकते हैं कि लेटरल डिकेपिटस जो है वो बेस्ट पोजीशन है, आपको पता है। इरेक्ट में आपको पता है कि वो फ्लूइड आपको सही नजर नहीं आएगा। व्हाट इज कॉमन टाइप ऑफ इफ्यूजन विथ यूरेमिक प्लूराइटिस? जी सर, क्या पूछा आपने? कोई सवाल आया है ग्रुप पे, व्हाट इज द कॉमन टाइप ऑफ पिल्यूलर इफ्यूजन इन यूरेमिक प्लूराइटिस, यूनिलेटरल और बायलेटरल? सो मोस्टली जो है हमारे मरीज में बायलेटरल होनी चाहिए मगर होती यूनिलेटरल है। फिब्रिनॉइड पेरी किसी ने कमेंट किया है, फिब्रिनॉइड पेरिकार्डाइटिस में होता है, वो हमारे पास नहीं है। नहीं सर, ये यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस किस तरह की होती है? फिब्रिनस ये? हाँ, मगर यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस फिब्रिनस की होती है, यस। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। अक्सर हम लोग ना वार्ड्स में राउंड पे डिस्कस वो कहते पूछते थे क्वेश्चन के डायलिसिस एसोसिएटेड इफ्यूजन क्या होती है और जो है यूरेमिया एसोसिएटेड, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सी ट्रांजिटेटिव होती है और कौन सी एक्सुडेटिव होती है? एक यूरेमिक आपने पूछी, दूसरी कौन सी पूछी? एक डायलिसिस एसोसिएटेड कोई होती है। डायलिसिस एसोसिएटेड तो यूरेमिक ही हो गई ना। पीडी नहीं की नहीं वजह डॉक्टर से अगर नहीं पिल्यूलर नहीं इफ्यूजन है, नहीं नहीं डॉक्टर सर सुनील ये 2 हैं नो सर। डॉक्टर सुनील डायलिसिस एसोसिएट, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था जो सवाल कि इसको कितना अरसा हुआ डायलिसिस में। बेसिकली डायलिसिस एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन जो होती है वो अर्ली जब वी स्टार्ट द डायलिसिस, किसी मरीज का स्टार्ट इनिशिएट करते तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month to 6 month अगर उसको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो तो वो डायलिसिस एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। डायलिसिस एसोसिएट तो मींस इनएडिक्वेट किसकी वजह से हुई? परमिएबिलिटी की वजह से हुई? नहीं, ये कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से होती है, लेकिन ये यूरीमिया की वजह से नहीं होती। वो तो हम लोग डायलिसिस करते हैं यूरीमिया की वजह से, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक्सुडेटिव ट्रांजिटेटिव का ही कोई डिफरेंस है? एक ट्रांजिटेटिव होती है शायद, यूरेमिया वाली एक्सुडेटिव होती है मेरा ख्याल है। नहीं, देखें ना, आप डायलिसिस की वजह से हो रही है, परमिएबिलिटी जो है ना आप बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्सुडेटिव हुई, वो भी एक्सुडेटिव हुई।
तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो अब एक्सुडेटिव के तो अब हम इन्फेक्शन काज सस्पेक्ट करेंगे या हम बोलेंगे कि डायलिसिस की वजह से? चलें आज आप ये रेफरेंस शेयर कीजिएगा कि ताकि सबको पता चले। और कोई सवाल? सर आप चेस्ट एक्सरे की पोजीशंस का बता रहे थे, वो दोबारा बता देंगे? हाँ, तो लेटरल डिक्यूबिटस व्यू जो होता है ना, वो अर्ली डिटेक्ट करता है, मतलब अमाउंट कम होगा तो भी आप डिटेक्ट कर लेंगे। इट इज द बेस्ट वन। जो हमारा ठीक। इरेक्ट और सुपाइन होता है ना, इस बार मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था कि लेटरल चेस्ट एक्सरे पे कितनी इफ्यूजन हो तो आप ब्रेन या टेप करोगे? 150 ml। नहीं 50 ml तो नॉर्मल होता है। आप 150 50 तो नॉर्मल होता है। एक्सरे पे तो बता नहीं सकते हैं ना कि कितने ml है। हाँ, एक्सरे पे आप हम बता वो नहीं तो सकते, मगर अल्ट्रासाउंड वो में उन्होंने कैलकुलेट कर बताया सकते हुआ हैं, है। इन्होंने PCM में फिंगर ब्रेथ कैलकुलेट का, कर सकते हैं। मुझे जो याद आ रहा है, उन्हें फिंगर ब्रेथ का बताया हुआ है कि इतने हो तो तकरीबन 300 ml है। आई विल सर्च एंड इंशाल्लाह। उसमें उन्होंने मुझे तो नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे बताया था एटलीस्ट 2 इंटरकॉस्टल स्पेस तक आपके इफ्यूजन है तो आप ब्रेन कर सकते हो या टेप कर सकते हो। हो सकता है ऐसा हो, मगर हमने तो कहीं नहीं पढ़ा है। अब रेफरेंस मैंने सर्च किया, मुझे कहीं पे मिला था, लेकिन हाँ शायद ABM से था ये बात। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलें, अब एक हमारे पास केस है, लॉन्ग केस का शुरू करते हैं उसको। We have a patient, Mrs. A. She is 26-year young female, married, housewife, resident of Karachi, admit through the OPD with the complaint of generalized edema for 2 months. Okay. So अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे ध्यान देना है। मैंने कुछ चीजें इसमें मिस की हैं खुद, ठीक है? तो आप देखते हैं कि आपको याद आती हैं वो नहीं आती हैं। My history dates back to 2 years ago when she had a joint pain, small joints of the hands and wrist, aggravating by movement, relieved by the painkiller, associated with the morning stiffness. Pain was in waxing and waning period. She also noticed to have hair fall during the combing hairs. She also noticed red color skin rash over cheek, nose, which produced burning sensation over the sunlight, for which she was given medication. After that, her joint pain subsided. Now, she presented with the insidious onset of swelling, started from the both feet, associated with the periorbital puffiness, more in the morning, progressive, involved the whole body. Swelling was associated with the prothuriia, for which her urine DR and 24-hour collection and few blood tests was performed, but she did not remember the result. For this, these complaints, she underwent uneventful renal biopsy. Report is awaited. There is no history of any joint deformity or pain in the large joint of the body. No history of any oliguria, hematuria, graveluria. No history of cola color urine, sore throat, hemoptysis, epitaxis. No history of yellowish discoloration of eyes, hematemesis or altered level of consciousness. No history of chest pain, shortness of breath, orthopnea, PND. No history of dysphagia, skin thickening. No history of any Raynaud's phenomena or change in color of the digits on cold exposure. No history of muscle pain, rash, neuropathy. No history of asymmetrical leg swelling, hematuria, flank pain, shortness of breath. No history of tuberculosis, hepatitis B, C in past. No history of any use of over-the-counter medication or NSAIDs or quick medications. No history of weight loss, any lump or cuff. No history of any plasmapheresis or pulse therapy. So, what I missed, हिस्ट्री मैंने उसकी ली है, ज्वाइंट पेन की हिस्ट्री थी 2 साल पहले, उसके बाद रैश की हिस्ट्री थी, हेयर फॉल की हिस्ट्री थी। अब हमारे पास आई है जनरलाइज एडिमा फॉर 2 मंथ। मैंने क्या मिस किया इस हिस्ट्री में? डॉक्टर सुनिए, मैरिड थी या अनमैरिड? मैरिड। अबॉर्शन, आपने वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल रह गए थे इसके अंदर, चलिए किसको अबॉर्शन वो हम आगे जो हिस्ट्री में आएंगे वो हम पूछ लेंगे। अभी मैंने क्या मिस किया है? प्रेजेंटिंग कंप्लेन और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। आगे हिस्ट्री में आते हैं, फैमिली, सोशो इकोनॉमिकल ड्रग, गायनी ऑप्स, ये हम आते हैं आगे। हम फिलहाल ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है ना वो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने हिस्ट्री से मरीज को पहचान लिया कि मरीज की नोयत क्या है,
आपको 6 मिनट में एग्जामिनर सोच लेगा कि आपको पास करना है या नहीं करना है। अगर आपने केस की नोयत ही नहीं पहचानी, मरीज को आप एडिमा के साथ आया है मगर मरीज ट्रांसप्लांट का है, आप हिस्ट्री एडिमा की शुरू हो गए, 10 मिनट आपकी हिस्ट्री 15 मिनट हो गए, आपने एडिमा की हिस्ट्री ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट का पता ही नहीं पड़ा, तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए इस मरीज में मैंने क्या मिस किया है, रीनल वर्क बायोप्सी इन्होंने बताया कि उसने बताया कि मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, पेशाब के टेस्ट हुए हैं, और डॉक्टर हनीफ उन्होंने कहा कि पेशाब के टेस्ट हुए हैं, 24 ओवर हुए हैं, ट्रीटमेंट हम आते हैं ट्रीटमेंट हिस्ट्री में। इसके अलावा और क्या मिस किया है मैंने? यस, बताएं बताएं, चुप ना हो यार, चुप होंगे तो काम कैसे चलेगा, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। अच्छा थोड़ा पीछे चले जाओ, लाइट्स रिवाइज करें। जी जी आते हैं पीछे, कहाँ पे रोकना है मुझे बताइएगा। ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन है इसकी, उसके बाद नेगेटिव हिस्ट्री इसकी स्लाइड्स हैं, जहाँ आप बोलेंगे मैं रोकूंगा। ऑरल अल्सर्स वगैरह या नेजल अल्सर्स? वो नहीं है। और बताएं मैंने क्या मिस किया है इसमें? कोई फिट्स वगैरह की कोई हिस्ट्री? वो फिट्स न्यूरोलॉजिकल? की कोई हिस्ट्री नहीं, हेडेक की कोई हिस्ट्री नहीं है, फिट्स की कोई हिस्ट्री नहीं है। अच्छा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई हिस्ट्री? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आते हैं, वो आगे हिस्ट्री अलग है, हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में है अभी ना, प्रेजेंटिंग कंप्लेन में उसकी एडिमा की हिस्ट्री है। डायरिया की कोई हिस्ट्री, मेल एब्जॉर्प्शन वाली कोई हिस्ट्री? डायरिया, चलें डायरिया मैंने मिस किया, चलें, और मेल एब्जॉर्बिशन को मिस किया मैंने, और नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ? हेमेटोमेसिस, और हेमेटोमेसिस मिलीना ऑर्थोपनिया, मैंने लिखा है, शॉर्टनेस देखिए ऑफ ब्रेथ? डॉक्टर हनीफ मैंने ऑर्थोपनिया, लिखा है, हेमेटोमेसिस मिलीना, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आई, ऑर्थोपेनिया, पीएनडी, ये सारा मैंने लिखा है, हार्ट के काजेज मैंने एक्सक्लूड किए हैं। अच्छा एनी ड्रग? जी एनी ड्रग? ड्रग हिस्ट्री तो आगे आते हैं। नहीं नहीं, अभी इस पे ठीक है ना, इसी डिजीज से रिलेटेड कोई ड्रग तो नहीं ले रही? नहीं, इसकी ट्रीटमेंट की सर हिस्ट्री जो है, थायराइड रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड इशू वो हम आते हैं आगे हिस्ट्री में पूछ लेंगे। और डायबिटीज? डायबिटीज, हाइपरटेंशन वो मैंने पूछा ही नहीं, आपने भी बताया ही नहीं। लॉस ऑफ टीथ, ड्राइनेस ऑफ आईज, ये मैंने ड्राइनेस ऑफ आई मैंने लिखा है। वेट लॉस मैंने आपको लिखा है, ये देखें। मैंने डायबिटीज का पूछा ही नहीं उससे, हाइपरटेंशन का उससे मैंने पूछा ही नहीं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का मैंने उससे पूछा ही नहीं, ट्रांसप्लांट का मैंने उससे पूछा ही नहीं, मैं एडिमा पे चला गया, लॉस ऑफ डेथ पे चला गया। सर हमें तो ये लग रहा है कि एचओपीआई चल रही है, तो वो चीजें पास तो तो आपको मरीज इसी में जैसे मिला है, पूछनी है। आप मरीज को, आप जैसे आपको मरीज मिला है, हनीफ साहब को हंस रहे हैं, ठीक है, तो आपको जैसे मरीज मिला है ना, तो आप मरीज से उसको बोलने दें, उसने बोला मुझे एडिमा हो रहा है, आप उससे बोलें कि भाई शुरू से आप अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताएं, तो हो सकता है वो आपको बता दे कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था 2020 में, ल्यूपस का मरीज था, ईएसआरडी ल्यूपस की वजह से हुआ, अब लेस देन 5% रिकरेंस है, मगर उसको रिकरेंस हुई है। ठीक है डॉक्टर हनीफ साहब, आगे नहीं चलते हैं। वो बात सही है डॉक्टर सुनील, लेकिन कभी कभार जैसे हर किसी ने अपना एक स्कीम बनाई हुई होती है ना, तो वो हाँ, तो बेसिकली ज्यादातर चीजें जो है वो हम लोग जब पास मेडिकल हिस्ट्री में आते हैं ना, तो उसमें ये ट्रांसप्लांट और ये हाँ, सब चीजें पूछ लेते हैं। वो तो आपकी बात सही है कि मरीज को बोलने दें, मरीज आपको हाँ, बता देगा पहले, हाँ, लेकिन तो अगर अब वो नहीं देखिए ना, बताता तो फिर वो उसमें पूछते हैं हम फिर लोग। अगर नहीं बताता तो आप पूछ लें शुरू में ही। आपको फॉर एग्जांपल इसने कहा कि भाई एडिमा हुआ है, आपने एडिमा की थोड़ी सी हिस्ट्री ले ली, भाई कब से हो रहा है, पहले किस जगह पे हुआ, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, प्रेजेंटेशन में बताना, जी जी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने आगे आपने उसको बोल दिया कि भाई आपका जो है वो एडिमा हुई, एडिमा की आपने हिस्ट्री ले ली, फिर आप पूछ लें आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, आपको शुगर का मसला तो नहीं है, आपको कोई दिल का मसला तो नहीं है, कोई पथरियों का मसला हो, ठीक है, या कोई आपका ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ है, ठीक है, डायलिसिस की आपने, डायलिसिस का पूछ लें आप। तो अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप जो है ना वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। आप शुरू में कोशिश करें प्रेजेंटिंग कंप्लेन को कंप्लीट करके आप उससे पूछ लें कि आपका डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, इस्केमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है। भले एग्जामिनर को बुरा लगे, मगर आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको केस की नोयत पता चल जाएगी ना। तो कोशिश करें कि मरीज को बोलने दें, मरीज को बोलने दें, मरीज का अटेंडेंट है तो उसको बोलने दें, ठीक है। अटेंडेंट से भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, उससे भी स्टूडेंट हमारे इस बार इस्लामाबाद में पास हुए थे, ठीक है। अदर
हिस्ट्रीज जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ट्रीटमेंट हिस्ट्री में डायूरेटिक की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। एडिमा का मरीज है, हो सकता है इसको डायूरेटिक दी गए हों, स्टीरॉइड्स दिए गए हों, ठीक है। ल्यूपस का मरीज है 2 सालों से, HCQ की भी हिस्ट्री आपको इम्पोर्टेंट लेनी है। फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है ल्यूपस के मरीज में? क्यों इंपॉर्टेंट है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को चेक करने के लिए। यस, तो आंट्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकंड डिग्री रिलेटिव, ठीक है, इनकी हिस्ट्री आपको लेनी है, वो बता सकता है वो। गायनी एंड ऑप्स में आपने पूछ लिया कि आपने एप्ला को भी एक्सक्लूड करना है, आपने अबॉर्शंस को भी पूछना है, आपने हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड जो है गायनी ऑप्स हिस्ट्री है वो भी आपको पूछनी है, कंट्रासेप्टिव का लाजमी पूछना है, ठीक है। अदर ऑटोइम्यून डिजीज की भी हिस्ट्री लेनी है। कौन कौन सी डिजीज हैं दैट कैन बी एसोसिएटेड विद SLE और ल्यूपस? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, डर्मेटोमायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस। अच्छा, ये हमने पूछ लिए थे। इसमें डर्मा इंपॉर्टेंट है, शोगरेन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस एंड पोलीमायोसाइटिस। यस डॉक्टर। फाइब्रोमाइल्जिया। और इसके अलावा आपने इस मरीज से लैब्स इन्वेस्टिगेशन भी पूछनी है। लैब्स में क्या पूछना है? ANA, डबल स्टैंड DNA, C3, C4, ठीक है, CRP जैसे हमने कल डिस्कस किया, तो वो आपने पूछना है। चलें, अभी एक मरीज है जो आपके पास आया है, जनरलाइज एडिमा की हिस्ट्री है, पास्ट में इसकी हिस्ट्री है विद हिस्ट्री ऑफ मेलार रैश, हिस्ट्री ऑफ फोटो सेंसिटिविटी, हिस्ट्री ऑफ हेयर लॉस, पैची हेयर लॉस, नाउ रीनल इन्वॉल्वमेंट। So, what is your diagnosis? अब 3 डिफरेंशियल्स आपने। इस पेशेंट में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसकी एडिमा और प्रोटीयूरिन की है। यस, तो पहला आपका डिफरेंशियल क्या बनेगा? सिंड्रोमिक डिफरेंशियल, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यस। तो आप जब भी आप बोलेंगे एग्जामिनर को, तो आप ब्रॉड टर्म बोलेंगे। ऐसे नहीं आपने बोल दिया SLE विथ रीनल इन्वॉल्वमेंट, आपने अगर बोल दिया ल्यूपस नेफ्राइटिस तो आप फेल। तो वो बोलेगा इसको केस देखा हुआ है, ये मरीज है ना, ये शिफा हॉस्पिटल में देख के आया है ये बंदा, ये प्रिंस अस्पताल में मरीज देख के आया, तो वो फेल कर देगा आपको, ठीक है। तो फेल के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने डायरेक्ट डायग्नोसिस बताया तो आप जो है ना वो ऐसा वर्ड यूज करें जो ब्रॉड टर्म हो। आप बोले नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आप बोले नेफ्राइटिक सिंड्रोम, आप बोले RPGN, आप बोले डायबिटीज विथ नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज या नॉन डायबिटिक किडनी लीजन्स, ठीक है, या आप बोले प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस, आप बोले पैराप्रोटीनियास। डायरेक्ट ना बोल दे मल्टीपल माइलोमा। अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया ना तो वो भी आपको डायरेक्ट ही जो है ना वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचा देगा। ओके, सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 3 डिफरेंशियल्स कौन से बनेंगे? अनुवेग बनाना दो। अच्छा, टॉप पे ल्यूपस नेफ्राइटिस, ल्यूपस विद रीनल इन्वॉल्वमेंट। यस, तो आपने कहा SLE विद रीनल इन्वॉल्वमेंट, नंबर 1। नंबर 2? Number 2, it could be due to the mixed connective tissue disorder. तो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं। तो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आप कब बोलेंगे? जब पेशेंट को या तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पॉजिटिव हो, तब यहाँ पेशेंट को मल्टीपल सिम्टम्स है, स्टोन डिजीज के। इसमें रेमेटाइड के और SLE के फीचर्स मिक्स होंगे और साथ में पोलीमायोसाइटिस के, तो फिर हम कहेंगे कि ये मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है। तो हमें 2 चीजें चाहिए, भले मरीज को SLE हो या ना हो, ठीक है। उस 2 चीजें, 2 कोई से भी ऑटोइम्यून डिजीज है इन्होंने नाम दिए हैं, उनमें से 2 अगर होंगी तो हम बोलेंगे मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ठीक है। सर इसको स्मॉल जॉइंट की स्टिफनेस भी थी पेशेंट को, तो और उसके अलावा के साथ SLE के साथ डर्मेटोमायोसाइटिस, SLE के साथ मायोसाइटिस, RA के साथ मायोसाइटिस, RA के साथ डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है। और उसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन अगर पॉजिटिव होगा तो ऑर्गन। यस, इसमें हम सेकंड नंबर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे रख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को सिग्निफिकेंटली जॉइंट पेन की थी और साथ में हेयर लॉस की थी, तो वो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकता है। बिल्कुल, तो 3 डिफरेंशियल्स आप बोल सकते हैं। पहले तो आप बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फिर आपसे पूछेगा कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, तो आप बोल सकते हैं सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैन बी सेकेंडरी टू ल्यूपस नेफ्राइटिस, या आप बोलेंगे SLE विद रीनल इन्वॉल्वमेंट। नंबर 2 पे आप जो बोलेंगे
जी नंबर 2 पे जो आप बोलेंगे वो आप बोलेंगे मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या आरए विद रीनल इन्वॉल्वमेंट, ये भी आप बोल सकते हैं। So which class do you suspect? आपसे अगर बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम lupus nephritis, biopsy अच्छा, report most is probable updated, class will be the class 2 or 5. class 2 और 5 और Yeah, or क्लास 1. 4 और 5। डॉक्टर अनीफ बोल रहे हैं क्लास 5, मैं बोल रहा हूँ क्लास 3। क्लास 3, 4 या 5 में से कुछ हो सकता है। 3 हो सकता है। 3, 4, 5 में हम 3 नहीं और 4 बता और सकते कॉमन है, क्योंकि 4 तो पेशेंट मोस्ट की कॉमन है जो आज का बीसीक्यूज भी था आपके टेस्ट में आपने देखा होगा। 4 इज मोर कॉमन मना, इसमें 3 हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। हेलो यस 3 का कंपोनेंट हो सकता है मगर बट मेजॉरिटी जो है वो लाइक क्लास कि आरएफटी 5 रेंज होते हैं उसमें। और एफटीडी रेंज होते हैं। सेकंड थिंग, पेशेंट की कोई ड्रग हिस्ट्री इसमें पेशेंट बताता कि उसको पल्स थेरापी मिली है या साइक्लो एमएमएफ स्टार्ट की गई है, तो यस वो तो भी हिस्ट्री नहीं थी इस पेशेंट की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 या 5 रखेंगे क्योंकि मेडिकेशन तो सेम ही चल रही है। हाँ तो इस 3 और 5 जैसे डॉक्टर मुकेश ने कहा कि दैट कैन प्रेजेंट विद आरपीजी है ना, तो उसमें आपको हो सकता है कि हिस्ट्री मिले। अब इसकी तो बायोप्सी हुई है, बायोप्सी रिपोर्ट जो है वो शौकत खाना में पड़ी हुई है, अभी तक हमारे पास ईमेल नहीं आई है, तो हम इसको मैनेज करें। ठीक है, यस डॉक्टर मुकेश इज करेक्ट, बिल्कुल डॉक्टर अनीफ साहब। तो क्लास मोस्टली जो है वो 5 ही आपको लग रही है इसमें ना, 3 का कंपोनेंट हो सकता है। तो इस मरीज में 4 चीजें कौन सी हैं जो ल्यूपस को फेवर कर रही हैं एसएलई? एक जॉइंट पेन, दूसरा रीनल इन्वॉल्वमेंट, तीसरा हेयर लॉस, हेयर लॉस की हिस्ट्री है, चौथा स्मेलर रैश। रैश, रैश इसको था, कौन सा रैश था? स्मेलर रैश, कुछ नहीं नहीं, Acute- इसको वो था डिस्कॉइड, सब एक्यूट टाइप था, डिस्कॉइड टाइप। अक्यूट था, सब अक्यूट था, क्रॉनिक था। इसको मेलार रेश था। मेलार रेश किसको कहा जाता है, अक्यूट को, सब अक्यूट को या अक्यूट क्रॉनिक अक्यूट को? अक्यूट अक्यूट को, ठीक है। अक्यूट। तो अक्यूट क्यूटिनस ल्यूपस था ना। तो 4 चीजें इसमें फेवर कर रही हैं, ठीक है। जो पुराना क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते थे एसीआर और यूलार का, नया क्राइटेरिया में तो वी नीड 10 पॉइंट्स प्लस पॉजिटिव एएनए एट एनी टाइम, ठीक है। सिल्क क्राइटेरिया कैसे फिल होगा, डॉक्टर जो है वो हनीफ साहब ने सवाल किया है इसमें। डीएनए और एएनए फॉर एग्जांपल लिख के पॉजिटिव आ जाते हैं इसमें। तो 4 क्लिनिकल क्राइटेरिया, चीजें पूरी चाहिए, क्लिनिकल एक और इम्यूनोलॉजिकल एक, लैब तो वाली, इसमें और साथ चारों ही बायोप्सी प्रूव है। तो इसमें तो चारों ही अच्छा, clinical सिलेक्ट क्राइटेरिया इसमें, सिलेक्ट क्राइटेरिया एक चीज और भी है ना इसमें, रीनल इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से बायोप्सी हुई है, और दूसरी जाहिर सी बात है इसकी कोई एंटीबॉडी पॉजिटिव है तभी इनको जॉइंट पेन उसकी ट्रीटमेंट मिल रही है। तो 4 चीजें कैसे हुई? एक तो चलो एक नहीं दो हम नहीं, क्लिनिकल के चार साथ, चीजें उसमें जिसमें बायोप्सी ना हो। अगर बायोप्सी आ गई है, बायोप्सी में ल्यूपस चेंजेस आ गई हैं विद एएनए पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट में फिल हो जाएगा। नहीं तो नहीं, इसमें बायोप्सी भी की रिपोर्ट 4 हमें पता हैं। ही नहीं है ना। बायोप्सी की रिपोर्ट तो शौकत खान नाम में पड़ी हुई है, हमें क्या पता। नहीं, हम सस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना हम तो प्रोबेबली रीनल सस्पेक्ट कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट ना। जो है। बायोप्सी अभी रिपोर्ट अभी आगे आएगी नेक्स्ट स्लाइड में, अभी जल्दी ना अच्छा, करें। फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए 1 क्लिनिकल 1 लेबोरेटरी मैंडेटरी है, तो लेबोरेटरी अभी आई नहीं है। तो लेबोरेटरी में फॉर एग्जांपल मैंने बोल रहा हूँ कि एएनए डबल स्टैंड डीएनए दोनों पॉजिटिव है, अब तो फिर फिट हो गए। फिर तो फिट हो गए, तो सिल्क क्राइटेरिया में भी फिट हो गया आपका मरीज ना, ठीक है। अब जब भी आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मरीज आएगा लॉन्ग केस में, तो समझ लें कि कभी भी सिंपल केस नहीं आएगा, जिससे हमने कल डिस्कस किया। विथ रिलैप्स आएगा, विथ कॉम्प्लिकेशन आएगा, विथ कॉम्प्लिकेशन आएगा ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें इस मरीज में हमने डीवीटी का पूछा था, मेरी जो हिस्ट्री थी हाँ, आपने पूछा था, मैंने पूछा था, उसका भी पूछा था। मैंने डीवीटी का पूछा था, आरवीटी का पूछा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पूछा था, चेस्ट पेन का पूछा था, ठीक है। जी, एसिमेट्रिकल बस स्वेलिंग ऑफ इन्फेक्शन का पूछा था। आप इन्फेक्शन मिस कर गए थे, क्या कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन? इन्फेक्शंस की कोई, हमने फीवर की कोई हिस्ट्री थी नहीं। तो फीवर भी जो है ना, हाँ, अभी न्यू क्राइटेरिया आया है एसीआर यूलार का, फीवर उसमें इज इंक्लूड कर दिया। आल्सो। हाँ, फीवर को इन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, ल्यूपस में फीवर को इन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिए, ओके। एग्जामिनेशन में इस मरीज में क्या क्या चीजें आप नहीं भूलेंगे, अगर वो आपने चीजें भूल गए तो आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एग्जामिनेशन ल्यूपस का मरीज है, इस पे हम हैंड से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ हैंड है, ठीक है। उसके यह बाद कोई रेश वगैरह तो नहीं है, ठीक है। स्किन थिकनेस हमें हैंड पे चेक करनी है,
ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर हमें चेक करना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बाद हम हैंड्स पे प्रोक्सिमल मायोपैथी भी वहीं पे ही पूरी आर्म हो गई कंप्लीट। देन हम आएंगे हेड पे जो है ना आपके हेयर लॉस देखना है। ठीक है, आपको एकनी देखनी है बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड, एकनी साथ में सेबोरिया के लिए हमें देखना है। ठीक है, और मेला रेश देखना है। उसके बाद ओरल अल्सर हम देखेंगे पेशेंट को। देन हम नीचे आएंगे, नीचे रेशेस बॉडी में कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना जेवीपी भी इसके चेक करेंगे क्योंकि फ्लूइड प्रोटीन यूरिया हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड एक्सक्लूड करने के लिए। चेस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इफ्यूजन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी इसमें। सिस्टमेटिक में और जनरल अच्छा, जनरल फिजिक, हाँ जनरल फिजिकल में इसके बाद हम प्रोक्सिमल मायोपैथी इसमें इंपॉर्टेंट है। यस, एनीमिया, सबसे एनीमिया, प्रोक्सिमल मायोपैथी, स्टीरॉइड्स की कॉम्प्लिकेशन भी तो साथ देखेंगे, कुशिंगॉइड फेस वगैरह। स्टीरॉइड की प्रॉक्सिमल मायोपैथी, हाँ कुशिंगॉइड फेस। स्ट्राया कौन से मिलते हैं? पर्पल स्ट्राया होते हैं एब्डोमेन पे। एट्रोफिक पर्पल स्ट्राया नहीं, एट्रोफिक स्ट्राया रूब्रा, स्ट्राया रूब्रा मिलते हैं। डॉक्टर अनीफ ने सही कहा है, तो स्ट्राया भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे डॉक्टर मुकेश ने बताया, ब्लड प्रेशर, हेयर्स में आप देखेंगे, आईज आप देखेंगे, जेनोफिल्जिया आप देखेंगे, एनीमिया देखेंगे, लिम्फ नोड इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मुकेश कौन से लिम्फ नोड मिलेंगे, कितने % मरीजों में मिलेंगे? इसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड मिलेंगे 40% में और मैंडेटरी है। यस, तो लास्ट टाइम मैंने 50% ल्यूपस का जब मुझे केस लगा था ना तो उस पे बड़ी क्लास हुई थी। यस, तो साइड इफेक्ट्स आपने बता दिए, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, स्ट्राया रूब्रा। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में कौन सा सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलें ये बता दें। इनपेशेंट में सीएनएस सिस्टम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। सीएनएस में आपको क्या देखेंगे? सीएनएस में चलें क्रेनियल नर्व देखेंगे, कुड बी ल्यूपस सेरिब्राइटस को एक्सक्लूड करना है हमें सबसे पहले। कॉन्शियस ओरिएंटेड मरीज है आपका ना, बात कर रहा है, जिसने हिस्ट्री दी नहीं, है। कोई लियन हो सकती है साथ उसमें में, नहीं, फोकल लियन। और क्या देखेंगे डॉक्टर अनीफ साहब? कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर में क्या मिलेगा? यस, डॉक्टर बरकतुल्लाह ने कुछ कमेंट किया है, इफ यू कैन शेयर द प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ ल्यूपस। जी मैं शेयर कर दूंगा। जो कार्डियोवेस्कुलर में क्या देखेंगे डॉक्टर अनीफ, डॉक्टर मुकेश? अच्छा, कार्डियोवेस्कुलर में मर्मर इसमें चेक करेंगे क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैन कॉज हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, पल्मोनरी एडिमा की वजह से। और इन्फेक्टिव पेरिकार्डियल इसमें इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन और पेरिकार्डियल की वजह से पेरिकार्डियल एफ्यूजन, और इसमें वल्वुलर डिजीज भी कॉमन होती है ना, आपको पता है। ठीक है, तो वल्वुलर डिजीज के साथ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। ये वल्वुलर लीजन भी मैंने लिखा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में फंडस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? जो बताएगा उसको फीस HCQ ले रहा है सर, HCQ ले रहा है पेशेंट। तो HCQ से फंडस थोड़ी आपको जो है ना, वो फंडस की जो फाइंडिंग है ना वो नजर अच्छा, ल्यूपस बॉडीज मिलती हैं फंडस में, वो देखने के लिए। सिस्टोइड बॉडी, पेपिलोएडिमा। पेपिलर एडिमा आपको मिल सकता है अगर हाइपरटेंशन है, ग्रेड 4 है। अब नेक्स्ट जो सवाल आएगा एग्जामिनेशन के बाद, जो दूसरा एग्जामिनर होगा वो आपसे पूछेगा हाउ यू इन्वेस्टिगेट। अगर आपके पास पहले दफा मरीज आया है एडिमा के साथ। सर फंडस की फाइंडिंग्स दोबारा रिपीट कर दें। सिस्टोइड बॉडीज होती है ना, वो मिलती हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। those who are taking HCQs, so how you investigate? Next, डॉक्टर हनीफ साहब, डॉक्टर मुकेश। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम सीबीसी से स्टार्ट करेंगे विद पेरिफेरल स्मीयर एंड ESR काउंट। ओके, देन रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा जो ना हम पीटी आयनर इसमें मैंडेटरी है, साथ में यूरिक एसिड, LFT इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा फिर हम यूरिन DR और कॉम्प्लीमेंट्स भेजेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स के बाद ल्यूपस सीरोलॉजी कंप्लीट भेजेंगे। वेरी गुड। और ठीक है, टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, अदर कॉजेज ऑफ सिंड्रोम को, सीरम एल्ब्यूमिन लिपिड प्रोफाइल। एल्ब्यूमिन लिपिड प्रोफाइल आपने ये नहीं बोले तो आप उलझ जाएंगे ना।
ठीक है। बायोप्सी का वर्कअप तो आप इसी करवा रहे हैं, BCA करवा रहे हैं, C3 C4 आपने बता दिया, डबल स्टैंड DNA आपने बता दिया, ANA आपने बता दिया, ठीक है। तो आपने जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी वर्कअप करा लिया, अल्ट्रासाउंड भी आपने करा लिया गुर्दे का, अब आपने बायोप्सी भी कर ली। अब बायोप्सी के बाद जो है आप ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे मरीज का, या क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे अभी जब तक बायोप्सी शौकत खानम से आए, SIUT से आए, 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा, वो बायोप्सी डिपेंड है कि पेशेंट के रीनल फंक्शन कैसे हैं। रीनल फंक्शन 0.6 क्रिएटिन है। अच्छा, और यूरिन DR में कोई कास्ट एक्टिव सेगमेंट? यूरिन DR में नो कास्ट, +4 प्रोटीन यूरिया, और 24 आवर में 8 ग्राम आया है। अच्छा, ठीक है। अगर ये चीजें नॉर्मल है तो फिर हम इसको सपोर्टिव मेयर्स पे रखेंगे। सबसे पहले SCQ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सपोर्टिव मेयर्स में SCQ कंटिन्यू करना है हमें, साल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन के लिए बताना है हमें, ठीक है। पेशेंट को हम काउंसल करेंगे फॉर फोटो सेंसिटिविटी रेशेस के लिए, प्रोफाइलेक्सिस देंगे फॉर इन्फेक्शन। नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? फोटो सेंसिटिविटी के लिए सन ब्लॉक यूज देंगे। वेरी गुड। और फिर और क्या करेंगे इन्फेक्शन के लिए? बता उसके बाद इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्सिस देंगे पेशेंट को, वैक्सीनेशन करवा हाँ। लेटर ऑन फिर हम AC इनहिबिटर से स्टार्ट करेंगे। AC इनहिबिटर स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे AC इनहिबिटर? ऐसे ही सवाल आपसे इनहिबिटर्स हम कौन सा भी बता दें। लिस्नोप्रिल्स हम दे सकते हैं, लिस्नोप्रिल्स भी दे सकते हैं। लिस्नोप्रिल, रेमाप्रिल, रेमीपेस आप दे सकते हैं, कैप्टोप्रिल आप दे सकते हैं, ठीक है। ARBs में आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। आप AC इनहिबिटर ARBs आपने स्टार्ट किए, ठीक है। अब बायोप्सी रिपोर्ट जो आई है, इट शो द क्लास 3 एंड क्लास 5। क्लास 5 जो है वो 50% से ज्यादा जो गिनोम है उनमें थिकनिंग मिल रही है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि क्लास 5 है। और क्लास 3 का कंपोनेंट भी है, फोकल प्रोलिफरेटिव है कुछ गिलोम में। सो हाउ यू मैनेज? और कुछ पूछना अच्छा, चाहें अगर तो पूछ अच्छा सकते हैं। क्लास 3 आ रहा है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के साथ फुल हाउस स्टीरॉइड्स एंड ठीक है। MMF। क्लास 3 है, 3 को ट्रीट एक्टिविटी करेंगे। इंडेक्स, एक 3 को सेकंड, ट्रीट एक्टिविटी करेंगे इंडेक्स एंड पहले। क्रोनिसिटी इंडेक्स, एक्टिविटी एंड क्रोनिसिटी इंडेक्स। एक्टिविटी इंडेक्स इज 12, chronicity index is 3. अच्छा, then Class 3 we को will start with the induction therapy, pulse, cyclophosphamide या MMF, depend upon the patient preference and फीमेल है, ठीक यंग है। फीमेल है, इसके 2 बच्चे तो हैं फिर हम सिर्फ। MMF MMF देंगे। देंगे, ओके। तो आपने क्या किया? पल्स थेरापी दी। पल्स थेरापी में स्टेरॉइड का डोज कितना होता है साइड का? अच्छा, 250 to 500 मिलीग्राम पर डे। 250 to 500 मिलीग्राम, ओके। अगर हम मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बताएं तो 7.5 मिलीग्राम पर केजी। 7.5 to 15 मिलीग्राम टोटल होता है। 7.5 हम यूजुअली देते हैं, ठीक है। 3 दिन के लिए आपने दी, फिर आप इसको ओरल स्टीरॉइड देंगे। कितना डोज देंगे ओरल स्टीरॉइड का? इसका वेट है 70 ओरल kg। स्टार्ट, अच्छा 70 केजी है। मैक्सिमम हम 60 mg से स्टार्ट करेंगे 2 वीक्स में, फिर हम हाफ डोज करेंगे, देन फिर एवरी 2 वीक्स हम जो है ना 1 टेबलेट 5 mg कम करते जाएंगे। 80 mg लिखा हुआ है बुक में। मैक्सिमम है ना वो, तो तीन जब क्राइटेरिया। इसका वेट ही कम है ना, इसका वेट ही कम है, तो 1 mg पर केजी मैक्सिमम डोज है। मिनिमम है 0.3 mg, ठीक है। जी तो ये आप डोज हाँ जी देंगे तो हवा है 0.3 to 1 mg पर केजी। आप 1 जी mg पर केजी आप 60 या 70 mg बनता है वो आप देंगे। ठीक। कितने हफ्ते तक ये डोज देंगे? उसके बाद कम कब करेंगे? टेपर ऑफ कब करेंगे? आफ्टर 2 वीक्स। आफ्टर 2 वीक्स 2 2 वीक वीक्स जल्दी हाफ डोज करेंगे। नहीं, आफ्टर 2 वीक्स हम हाफ डोज करेंगे, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते टेपर करेंगे। हाफ डोज 2 वीक्स में? वो हाफ तो मेरे तो ख्याल नहीं से करेंगे इनका में सर है। 2 वीक्स के बाद ही है। 2 Yes, वीक्स के बाद हम टेपर डाउन करेंगे इसको। मेरे ख्याल से 4 वीक्स तो कम से कम देंगे। और आई थिंक 5 to 10 mg हम काम कर देते हैं। वो तो टेपर ऑफ तो एक से 2 टेबलेट्स की जाती हैं। मेरे ख्याल से हाफ जो है ना वो इनका वाले में है कि आपको जो है ना नेक्स्ट वीक में ही ऑफ करना है, या 2 हफ्ते के बाद आपको हाफ डोज करना है स्टीरॉइड का ना, वो इनका में है, मुझे जो याद आ रहा है। ठीक है, आपने स्टीरॉइड दिए है, उसके बाद आपने MMF स्टार्ट किया 2 to 3 ग्राम पर डे। आपने 6 मंथ तक उसको फॉलो अप करना है फॉर इंडक्शन थेरापी। कितने कितने महीने बाद उसको बुलाएंगे फॉलो अप के लिए, और क्यों बुलाएंगे? क्या करवाएंगे फॉलो अप में? कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे? एवरी 3 मंथली। एवरी 3 मंथली क्या?
ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन, यूरिन कंप्लीट। ठीक है, आपने यूरिन 24 आवर करा ली, C3 अच्छा, C4 इसमें इसमें एक इशू है कि इंडक्शन में आपको मंथली बुलाना है पेशेंट को, और जब मेंटेनेंस पे है ना फिर हम 3 मंथली करवाएंगे। यस। तो जब भी आपके पास जैसे ट्रांसप्लांट का नया नया मरीज होता है तो हम उसको वीकली बुलाते हैं, हफ्ते में 2 दफा बुलाते हैं, फिर 15 दिन बाद, फिर महीने बाद। तो ऐसे ही इसमें आपको करना है। तो आप मंथली बुलाएं, उस मरीज को 24 आवर कलेक्शन कराएं। C3 C4 भले आप हर 3 महीने बाद करवाएं, डबल स्टैंड DNA भले आप 6 महीने बाद करवाएं। ठीक है, तो ये आप फॉलो इस मरीज का ऐसा करेंगे। ठीक है, आपने 6 मंथ में देखा है उसका प्रोटीन यूरिया कम हो गया है, 8 ग्राम था, अभी जो है प्रोटीन यूरिया हो गया है 1 ग्राम। तो इज इट कंप्लीट रिमिशन, इट इज पार्शियल रिमिशन, और इट इज पार्शियल एफिकेसी रीनल रिस्पॉन्स। 1 ग्राम तक आ गया, 6 महीनों में। और स्टार्ट में कितना था आपने बताया? कंप्लीट भी नहीं है, ना रिपीट ही करें पार्शियल एफिकेसी है सर। ये 1 ग्राम पे आया है। डॉक्टर सुनील, ये रिपीट करें आपने जो सिनेरियो बताया था। जी, 8 ग्राम प्रोटीन यूरिया था जब हमने बायोप्सी की थी, अभी उसको 6 महीने ठीक पूरे है, हो चुके हैं। ओके, इंडक्शन थेरापी पूरी हो चुकी है, मेंटेनेंस थेरापी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। C3 C4 वगैरह उसके बढ़ चुके हैं जो कम थे, डबल स्टैंड DNA भी उसका कम हो चुका है, मगर उसका प्रोटीन यूरिया 1 ग्राम। अब ये पर ये पार्शियल है। कंप्लीट है, पार्शियल है, प्राइमरी एफिकेसी कौन से या नो पार्शियल है, पार्शियल है। ठीक है, पार्शियल है ये। पार्शियल एक पार्शियल है, ठीक है। और प्राइमरी रीनल एफिकेसी रिस्पांस ट्रायल्स में दिया गया था ना, वो 700 से कम हो, वो तो Yes, ट्रायल हाँ जी, तो ये पर्पस तो के लिए, 1 लेकिन ग्राम है। हम तो 1 ग्राम है। हाँ, हम जो है ना उसमें करते हैं पार्शियल या कंप्लीट रिमिशन। तो ये पार्शियल, ये पार्शियल ही होगा। ये पार्शियल रिमिशन में काउंट हुआ। तो आपने मेंटेनेंस थेरापी स्टार्ट की, MMF ही कंटिन्यू करेंगे या हम कोई और ड्रग पे जाएं? कंटिन्यू करेंगे। MMF ही। क्यों MMF कंटिन्यू करें? एमएमएफ ही कंटिन्यू, क्योंकि पेशेंट को पहले ही हमने एमएमएफ दिया और पेशेंट टॉलरेट कर रहा है एमएमएफ पे, यस। तो फिर अगर एमएमएफ को ही कंटिन्यू करें। ठीक है, अब आपने MMF को कंटिन्यू किया, डोज उसका कम कर दिया, 1 to 2 ग्राम कर दिया, अब उस मरीज को इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब क्या करेंगे? टीनिया हो गया, टीनिया। अच्छा, स्टीरॉइड अच्छा, की डोज। उसके सर फंगल के हाँ, लिए हम स्टीरॉइड को एक टेबलेट ही ले रही है, वो स्टीरॉइड बंद एक कर टेबलेट ले देंगे। रही है, मेंटेनेंस पे आ गई है। फंगल स्टीरॉइड बंद करके हम एंटी फंगल स्टार्ट करेंगे और इम्यूनोसप्रेसिव को हाफ करेंगे, जो एमएमएफ ले रहे हैं ना उसको रिड्यूस करेंगे। अब आपको देखना है कि फंगल लीजन जो है ना वो कितना सीवियर है। ठीक है, मैंने फंगल इन्फेक्शन का बताया था, मैंने आपको ये नहीं बताया कितना सीवियर है, कहाँ पे है, किस जगह। वो आप पूछे ना मुझसे हिस्ट्री में, आप पूछेंगे ना, मैं तो एग्जामिनर हूँ, मैं तो आपको इधर उधर घुमाऊंगा। ठीक है, तो उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, हैंड पे है, ओनली 1 लोकलाइज लीजन है, तो आप उसको टॉपिकल ट्रीट करेंगे, ओरल आप एंटीफंगल दे सकते हैं, आपको इम्यूनोसप्रेसिव बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, ऐसा इन्फेक्शन है, फिर आप इम्यूनोसप्रेसिव बंद या कम करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जनरली वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप नॉर्मल पॉपुलेशन को करते हैं। ठीक है, तो आप कितने महीने ट्रीटमेंट चलाएंगे ल्यूपस की? एटलीस्ट 3 years 36 months। 36 मंथ्स। ओके, तो 30 महीने मेंटेनेंस के और 6 मंथ जो है वो इंडक्शन थेरापी के। जब 36 महीने पूरे हो गए, अब जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट चाह रहा है कि आई विल विथड्रॉ हर MMF, स्टीरॉइड भी बंद कर रहा हूँ मैं, MMF भी बंद कर रहा हूँ, मगर वो डाउटफुल है, मेरी तरह नया बंदा बायोप्सी कर लें। तो बायोप्सी कर सकता है। ठीक है, मगर बायोप्सी के लिए वो विलिंग नहीं है, फीमेल जो है वो विलिंग नहीं है, तो रीबायोप्सी के कॉम्प्लीमेंट्स लेवल और एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बेसिस पे हम, अगर वो कंट्रोल्ड है तो उसके बेसिस बिल्कुल पे हम कर कंट्रोल सकते है, हैं। तो आप विथड्रॉल कर सकते हैं। मीटर्स को देख के प्रोटीन यूरिया आपने देख लिया, ब्लड प्रेशर देख लिया, क्लिनिकल रिमिशन के अलावा आपने जो है वो इम्यूनोलॉजिकल रिमिशन भी देख ली, C3 C4 डबल स्टैंड DNA। तो अदर इंडिकेशंस कौन सी हैं रीबायोप्सी की ल्यूपस में? कल मैंने शेयर भी किया था आपसे। सर रिलैप्स अगर हो जाता है, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स यू नहीं आर आ रहा, थिंकिंग क्लास स्विचिंग, फॉर एग्जांपल ये क्लास 5 का मरीज था, अब इसको हेमेचूरिया हो गया है, इसका क्रेटिनिन 0.6 से 6 पे चला गया है, 6 पे पहुंच गया है, 0.6 से इसका बढ़ गया है अचानक से, ओलिग यूरिया हो गया है मरीज, हेमेचूरिया हो गया है, कोला कलर यूरिन हो गया है, एंड यू आर थिंकिंग के पेशेंट जो है वो RPGN की तरफ जा रहा है, क्लास 3-4 भी डेवलप हो चुका है इस मरीज को, तो यू कैन रीबायोप्सी। तीसरी इंडिकेशन कौन सी थी?
ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स अगर स्टार्ट में नहीं आता पेशेंट को इनिशियली, आपने 2 तो रिजीम्स दे के देख लिए हैं, तो आप को चेंज कर लें। तो आप नहीं जब रेजिस्टेंट कंसिडर करेंगे ना, 2 आपने MMF दे से के देख लिए आप हैं। साइक्लो पे चले गए। हाँ जी, साइक्लो के बाद तो भी नहीं अगर आता 3 मंथ्स तो फिर रेजिस्टेंट में तो सेल थेरापी पे जाएं। तो बी सेल थेरापी पे चले जाएं। आप बायोप्सी क्यों करेंगे? ये देखने के Whenever लिए you कि are going कहीं for पेशेंट transplantation, क्रोनिसिटी उसमें आप में कर तो नहीं सकते हैं चला कि गया। यस। तो TMA को एक्टिव देखने के रिमिशन को लिए, देखने के अगर लिए एक्टिव TMA हो रिमिशन जाए, ट्रांसप्लांट। जी क्रोनिसिटी को TMA देखने के अगर हो लिए। जाए तो। सॉरी, आई कुड नॉट गेट यू। सर अगर TMA अगर हो जाए पेशेंट को तो हाँ, तो ल्यूपस की अदर कंडीशंस हैं जो कि बायोप्सी में, जो कि आरपीएस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं की गई। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पोडोसाइटोपैथी है, पोडोसाइटोपैथी है, टीएमएज हैं और ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स हैं। ल्यूपस के मरीज में कौन कोलैप्सिंग कौन से ट्यूबुलर ग्लोमेरुलोपैथी डिसऑर्डर है कौन कौन से ट्यूबुलर डिसऑर्डर होते हैं सर। ल्यूपस के मरीज? आरटीए, कौन सा? आरटीए, कौन डिस्टल सा? आरटीए, एपला को भी include डिस्टल किया आरटीए गया टाइप 1 होती है। यस। तो डिस्टल आरटीए इज मोर कॉमन, जिसमें स्टोन होते हैं ना। कौन से स्टोन होते हैं डिस्टल आरटीए में? कैल्शियम। कैल्शियम स्टोन्स। तो एसएलई का मरीज आपको स्टोन की प्रेजेंटेशन के साथ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टोन की हिस्ट्री ले रहे हैं, अगर स्टोन की हिस्ट्री में आप कास्ट तक नहीं पहुंच पाए कि इसका कास्ट क्या है, आरटी है फॉर एग्जांपल, डिस्टल आरटी है उसको, तो भी आप फेल है। तो स्टोन का जब भी आपके पास मरीज आएगा तो उसका कास्ट भी आपको मालूम करना है हिस्ट्री में। तो स्टोन का कास्ट। सो दिस वाज all about the long and short case. कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, जी आज सर, डॉक्टर सुनील तो एक पेशेंट देखा था मैं ओपीडी में। जी सर, डॉक्टर मुकेश आपने कुछ कहा? आज एक पेशेंट देखा ओपीडी में, मिनिमल पेन डिजीज का बच्चा था, जी जी इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ था स्टोन के साथ। जी जी। ठीक है, तो अब इसको मैनेज कैसे करना है? मिनिमल चेन डिजीज का मरीज है, स्टोन के साथ प्रेजेंट हुआ है। स्टोन के साथ तो आप देखें, पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, उसका स्टोन कहाँ पे है, क्या कंप्लेन है मरीज की, ऑब्स्ट्रक्टेड है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है। अब पहले इसकी स्टोन की हिस्ट्री है नहीं मिनिमल है, चेंज वाले स्टेरॉइड को देने के में बाद स्टोन क्यों होगा? अलग से स्टोन होगा या उसकी वजह से भी हो सकता है? नेफ्रोटिक की वजह से भी स्टोन हो सकता है? नेफ्रोटिक नहीं, स्टेरॉइड की वजह से नहीं, भी तो हो सकता है। अच्छा, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से। स्टेरॉइड की वजह से भी तो हो सकता है। जी जी, हाइपरकैल्सीमिया से, ठीक है। हाइपरकैल्सीयूरिया। हाइपरकैल्सीमिया। तो आप स्टोन का जब भी मरीज होगा ना, तो स्टोन की 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टोन पहले नंबर कितने हैं, साइज कितनी है, लोकेशन कितनी है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है, सॉलिटरी है, फॉर एग्जांपल सॉलिटरी किडनी है और उसमें स्टोन है, तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डील विद। यस यस, ठीक है, फंक्शनल किडनी एक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो। ओके तो आई एम एंडिंग माय ओके प्रेजेंटेशन. It is recorded and recording will be shared inshallah tonight. ओके सर, थैंक डॉक्टर यू। सुनील, वो आज के बीसीक्यूज अगर डिस्कस कर लेते तो एट द एंड ऑफ द मैं आपको की शेयर करता हूँ पहले, ठीक है? ओके ओके, की मैं डॉक्टर शेयर करता हूँ, सुनील फिर डिस्कस कल करते हैं।